नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल ऑफ एशिया। मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण चट्टानों के क्षरण अपरदन द्वारा होता है। इसके साथ ही प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु, धरातल और वहाँ की भूगर्भिक बनावट इसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति में मिट्टी के उपजाऊपन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि का विकास एवं विस्तार मिट्टी की किसी भी देश की प्रगति का विस्तार मिट्टी की उपयुक्तता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। एशिया के लिए यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ के अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। एशिया की मिट्टी के बारे में हम बात करें तो इसके मिट्टी के निर्माण के संदर्भ में सामान्यतः ये धारणा है कि यहाँ मृदा का निर्माण दो प्रक्रियाओं के अंतर्गत हुआ है। पहली है पॉडजोलीकरण जो ठंडे और आर्द्र प्रदेशों में होती है ये प्रक्रिया, और दूसरी है लैटराइजेशन जो कि गर्म और आर्द्र प्रदेशों में की प्रक्रिया में इसका निर्माण होता है। एशिया के जो मिट्टी का निर्माण है उसमें दूसरी प्रक्रिया का योगदान अधिक है पहली प्रक्रिया के बजाय। तो इस प्रकार हम एशिया में जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है जलोढ़ मिट्टी या जिसे एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी को हम नवीन मिट्टी भी कहते हैं। इसका जो जमाव है वो मानसून एशिया के डेल्टाई भागों में देखने को मिलता है। डेल्टा के जो क्षेत्र होते हैं जैसे सिंधु गंगा का मैदान, दजला फरात का मैदान या गंगा का उत्तरी चीन का तटीय प्रदेश, ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई भाग, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ये मिट्टी जो होती है बहुत ही अधिक उपजाऊ होती है और प्रति वर्ष ये मिट्टी नई जो है वो जमती रहती है। दूसरी होती है पर्वतीय मिट्टियाँ या माउंटेन वैली सॉइल। इसका विस्तार हिमालय के जो अधिकतर भाग है, ये वाला जो भाग है ये इसका मुख्य क्षेत्र है। तिब्बत है, फिर उसके बाद बोर्नियो, सुमात्रा, जावा में भी ये जो है बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, इन क्षेत्रों में भी कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है वो बहुत ही प्रकृति बहुत इसकी जटिल होती है। तीव्र ढाल और घाटियों के कारण इस मिट्टी में से ह्यूमस की मात्रा या वनस्पति आवरण के कारण अधिक देखने को मिलती है। पर्वतों की घाटियों में अधिकतर इस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। फिर तीसरी है लैटराइट सॉइल। एशिया में इसका बहुत अधिक विस्तार है लैटराइट सॉइल का। रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम होती है ये। उच्च ताप और वर्षा से जो होती है उसमें उच्च ताप और वर्षा के कारण सिलिका की जो परतें होती है वो विखंडित हो जाती हैं, टूट जाती हैं और आंतरिक जल में स्थानांतरित हो जाती हैं। ऊपरी परत में केवल लोहा अंश एवं चिकनी मिट्टी रह जाती है जिसके कारण इसका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। जितना अधिक लैटराइजेशन होता है उतनी ही ये मिट्टी उपजाऊ होती जाती है और इसके लाल रंग में वृद्धि होती जाती है। इसका जो विस्तार है वो है दक्षिणी एवं पूर्वी भारत, ये वाला जो भाग है, म्यांमार ये जो क्षेत्र है, थाईलैंड, मलाया, इंडोचीन,
ये जो सारा क्षेत्र है वो इस प्रकार की मिट्टी का क्षेत्र है। इंडोचीन, फिलीपींस ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। फिर चौथी जो है वो है चेस्टनट या ब्राउन सॉइल। मरुस्थलीय एवं आर्द्र प्रदेशों के मध्य भूरी चेस्टनट मिट्टी का विस्तार है। इसका जो क्षेत्र है वो साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश है, वहाँ पर ये मिट्टी देखने को मिलती है, चेस्टनट ये वाली। पश्चिमी एशिया, उत्तरी भारत के कुछ भागों में, पश्चिमी चीन के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है। वनस्पति अंश और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। जल उपलब्ध होने पर यह जो मिट्टी है वो कृषि के लिए अच्छी मानी जाती है। फिर पांचवें प्रकार की मिट्टी जो एशिया में देखने को मिलती है वो है चिरनोज़म या ब्लैक सॉइल, जिसका कि विस्तार दक्षिणी भारत के यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में के मध्य एशियाई रूस, ये जो भाग है एशियाई रूस, मंचूरिया का जो क्षेत्र है, मंचूरियाई क्षेत्र, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। काले रंग के कारण इसको भारत में रेगुर या कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो विकास है प्राचीन ज्वालामुखी शैल के या चट्टानों के द्वारा हुआ माना जाता है। पहले इन क्षेत्रों में अधिकतर घास के मैदान थे, जिनमें इसमें वनस्पति के अंश और चूने के अंश अधिक होते हैं तथा गन्ना और कपास की कृषि के लिए ये मिट्टी जो है अच्छी मानी जाती है। छठी है हमारी पॉडज़ोलिक सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी एशिया में साइबेरिया के कोणधारी वन क्षेत्र, उत्तरी चीन के उच्च प्रदेशों में, कोरिया तथा उत्तरी जापान में देखने को मिलती है। पॉडज़ोलिक मिट्टी का विस्तार है ये जो हमारा क्षेत्र है पूरा। इसमें लोहा, चूना और खनिज अंश की प्रधानता होती है तथा ये मिट्टी जो है वो गेहूं की कृषि के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, पॉडज़ोल। फिर है येलो सॉइल या पीली मिट्टी। पीली मिट्टी जो है पूर्वी चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान आदि में पीली मिट्टी का विस्तार है। इसमें लोहांश अधिक और पोटाश और वनस्पति की कमी होती है। इस कारण ये कम उपजाऊ ये वाला जो क्षेत्र है ये सारा पीली मिट्टी का क्षेत्र है। इस कारण ये कम उपजाऊ होती है। फिर है हमारे मरुस्थली सॉइल या डेजर्ट सॉइल जिसे हम कहते हैं। पश्चिमी एशिया के बहुत बड़े भाग में डेजर्ट सॉइल का विस्तार है। पश्चिमी एशिया में हम देख लें अरब का मरुस्थलीय क्षेत्र, मंगोलिया का कुछ भाग और गोबी का मरुस्थल, उत्तर पश्चिमी चीन में इसका विस्तार है। ये मिट्टी हल्के भूरे रंग की होती है, जिसमें इस मिट्टी में अधिकतर सॉल्ट की मात्रा की प्रधानता होती है और वर्षा के अभाव के कारण इसमें जो है नमक ज़्यादा मिलता है और वनस्पति के अंश नहीं पाए जाते, क्योंकि वर्षा इन क्षेत्रों में, डेजर्ट क्षेत्रों में कम होती है। फिर लास्ट है जो है हमारी टुंड्रा सॉइल। टुंड्रा सॉइल का विस्तार जो है एशिया में एक पूरे लंबे क्षेत्र में हुआ है। साइबेरिया के ऊपर का जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है।
बेरिंग सागर से लेकर पश्चिम में यूराल तक इस मिट्टी का विस्तार है। इसमें लोहांश और वनस्पति तथा रेत की मात्रा कम होती है, मतलब पतली होती है मिट्टी की जो परत होती है। अत्यधिक शीत के कारण इस मिट्टी में के ऊपर अधिकतर बर्फ़ जमी रहती है, तो इस कारण इस मिट्टी का उपयोग जो है वो नहीं हो पाता है। तो ये थी हमारे एशिया में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ। थैंक यू।